अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबशिर अली शेख। नाजरीन, 29 नवंबर 2022 का दिन पाकिस्तान की तारीख में बहुत अहम दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। बज़ाहिरी तौर पर तो एक बहुत छोटी सी तकर्री हुई जो किसी भी नॉर्मल माशरों में होती रहती है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये तकर्री गुज़श्ता कई अरसे से वबाल जान का बायस बनी हुई है। ये वो दिन है जब जनरल आसिम मुनीर ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर अपना हल्फ उठाया और उससे पहले उनके चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी जादू की छड़ी उनके हवाले की। लेकिन आपने देखा कि उसी दिन पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ट्विटर के ऊपर बहुत सारे ट्रेंड्स चल पड़े। बाजवा ट्रेटर, यौम नजात, इवन के पीटीआई के लोग ख़ास तौर पर जिनमें अली अमीन गंडापुर वगैरह शामिल है, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मीर जाफ़र कौन था, वो जनरल बाजवा था। आज़म सवाती साहब ने पिछले थोड़े दिन पहले इनको कैसे गालियाँ दी, आपने सब कुछ देखा है। तो ये क्या एक मुल्क के ऊपर 6 साल तक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तौर पर हुकूमत करने वाला ये जनरल कमर जावेद बाजवा, जो अब ये कहना चाहता है कि मैं गुमनामी की ज़िंदगी में चला जाऊँगा, मैं किसी लोगों के सामने नहीं आऊँगा, वो ये सब कुछ कैसे कर सकता है? वो गद्दार कैसे हो सकते हैं जब पीटीआई के साथ 3 साल से ज़्यादा अरसे तक एज ए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर उन्होंने काम किया। मौजूदा दौर में भी वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर 13 जमातों के कोलिशन के साथ वो काम कर रहे हैं। तो ऐसा शख्स जो 6 साल तक मुल्क की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और सबसे डिसिप्लिन्ड वन ऑर्गेनाइजेशन के चीफ रहा हो, जिसको हम पाकिस्तान आर्मी कहते हैं, जो पाकिस्तानियों का प्राउड है। हम लोग कहते हैं कि हमारा जो मुल्क है आज वो कायम है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो सबको मिलाने में जो किरदार है वो हमारी आर्मी का है, उसका वो चीफ रहा हो और उसको हम गद्दार कहते हैं। ये कहना मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों के लिए बहुत आसान है, लेकिन जब तक इसका हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, हम जानेंगे नहीं कि क्या क्या अवामल इसके पीछे रहे हैं, तो हम कभी भी नहीं कह सकते। तो इसलिए हम 6 साल जो जनरल बाजवा साहब ने अपनी हुकूमत की है, उसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे मुल्क के अंदर क्या क्या मामलात हुए जिनके बाद हम लोग मजबूर हैं इनके अंदर। अगर देखा जाए, सबसे पहले तो इनसे पहले जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल बाजवा साहब से पहले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील, उनका मुकाम जो मर्तबा है मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। पूरे मुल्क के अंदर कहा गया, ट्रकों के पीछे आपने देखी होंगी पिक्स, बड़ी बड़ी जनरल राहील साहब की लगी हुई देखी हैं आपने। मीडिया उनको कवरेज देने पर तैयार होता था। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जो थे मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनकी कोई इतनी वैल्यू नहीं थी जितनी कि राहील शरीफ को दी जाती थी। उनको मेजर जितने भी थे रैंक्स के, उस खास तौर पर मेजर जो उस टाइम पे हमारे मुल्क के आईएसपीआर के तर्जुमान थे मेजर जनरल सिंह सलीम बाजवा साहब ने उनको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ा करना पेश करने की कोशिश की, और पूरे मुल्क के अंदर उनको एक हीरो के तौर पर दिखा दिया गया। पूरी इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर उनको एक प्रोमिनेंट हीरो के तौर पर शो किया गया। हालांकि वो इतने थे भी नहीं, लेकिन जैसे भी थे, उनके बाद जब इनको कमान सौंपी गई, ये एक बात और भी कि 2016 में 29 नवंबर 2016 में जब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने नए आर्मी चीफ का तकर्रुर करना था, तो उस वक्त जो समरी उनके पास आएगी तो उनके अंदर इनका नाम जो बाजवा साहब का नाम तीसरे नंबर पर था। जो उस टाइम पे टॉप मोस्ट पे जो 2 जनरल्स थे वो कोई और थे। उसके अंदर एक जनरल ज़ुबैर महमूद हयात जो उस टाइम पे चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जिनको लगा दिया गया, जो तीनों की तीनों मिलिट्री हमारी जो हैं फोर्सेज हैं, जिनके अंदर एयरफोर्स और नेवी और इसके अलावा हमारी पाकिस्तान आर्मी और ये सारी की सारी जितनी भी बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेज वगैरह, उन सबको कोऑर्डिनेट करते हैं, सबको रेगुलेट करते हैं, वो लगाया गया। और जनरल बाजवा साहब को उस टाइम पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया गया। जब इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया गया, उनके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात हैं, क्योंकि जो नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी एक सेनेटर, आपने नाम सुना होगा, इरफान सदीकी साहब का आपने नाम सुना होगा। वो इरफान सदीकी साहब वो इनके टीचर रहे हैं जनरल बाजवा साहब के। उन्होंने कहा कि ये जमहूरी मेजर जनरल अमजद साहब, तो जो थे लेफ्टिनेंट जनरल अमजद साहब थे, वो उन्होंने भी इनके अंदर बहुत अहम किरदार अदा किया। वो उन सब के सब में ये बताया गया कि ये कोर कमांडर्स की मीटिंग के अंदर ये ना बात फेमस थी कि ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, हर किसी को कानून के अंदर काम करना चाहिए, कोई भी अदारा उसके बाहर नहीं है। फ़ौज के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमारे मुल्क को जो है ना बहुत सारे बैरूनी खदशात के साथ साथ अंदरूनी खदशात बहुत सारे मौजूद हैं। तो इस वजह से कहा गया कि मुल्क के अंदर जो है एक इस तरह का बंदा आना चाहिए जो पाकिस्तान के आइन को ज़्यादा
वैल्यू दे, उसको सबसे सुप्रीम लीडर माने और वो अपने आप को सुप्रीमो ना शो करना शुरू कर दे, पाकिस्तान के आइन को फॉलो करे और प्राइम मिनिस्टर के जो अहकामात उनको माने। उस टाइम पे बहुत सारे मामला चल रहे थे, आपको बताया कि ना पनामा लीक्स का मामला उस टाइम पे बहुत ज़ोर पर था और बहुत जो है इमरान खान और आर्मी का भी बहुत ज़्यादा पीछे स्टेक था। ये उस टाइम पे पूरी की पूरी आईएसआई का विंग इसके साथ काम कर रहा था कि कैसे आपने पनामा लीक्स को यूज़ करके, अब तो ये तारीख का हिस्सा है, जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने इसके बारे में पूरी की पूरी अपना बयान भी जारी किया था, जब उन्होंने तकरीर के अंदर कहा था कि कैसे आईएसआई वाले और ना जनरल फैज़ वगैरह सारे के सारे इसके ऊपर दबाव डालते रहे कि कैसे आपने ना पनामा लीक्स के पनामा स्कैंडल के ऊपर आपने ना इनको नवाज शरीफ को एज ए करप्ट तौर पर जाहिर करना है। और इसके अंदर जो हमारे साकिब निसार साहब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे, ये भी आर्मी के साथ बहुत ज़्यादा मिलते जुलते ही लोग थे और इन्होंने कैसे आपस में मिलजुल के अब जो है उस टाइम पे कि जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, उनको कैसे बाहर निकाला। अब इसके अंदर मैं तो ये बात नहीं कहूँगा कि वो करप्ट नहीं थे, उन्होंने बहुत सारी करप्शन की होगी। आपको पता है हमारे पाकिस्तान के अंदर कौन करप्ट नहीं है, अब तो इमरान खान साहब के ऊपर भी बहुत सारे इल्ज़ामात लग रहे हैं। तो फिर उस टाइम पे मैं नहीं कहूँगा, यकीनन तौर पर करप्शन भी होगी, लेकिन मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि आप जो है जो अदलिया है उनको इनडायरेक्ट वे में प्राइम मिनिस्टर को घर नहीं भेजना चाहिए। आप देख लें, इससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उसके बाद नवाज शरीफ साहब और उसके बाद कहीं ना कहीं इमरान खान को भी इनडायरेक्ट वे में घर भेजा जाता है। मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि आप अपनी कारकर्दगी पूरी करें, उसके बाद 5 साल के बाद आवाम के पास राय होनी चाहिए कि वो किसको नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर चुनना चाहते हैं। तो ये देखा जाए तो इसके अंदर बहुत सारा रोल जो था बाजवा साहब का कहा जाता है, क्योंकि पूरे के पूरे इदारे ने 2011 से ही ना मीनार पाकिस्तान में 2011 में इमरान खान साहब का पहला जलसा ऐसा हुआ जिसके अंदर यूथ बहुत ज़्यादा इंडल्ज हुई और ये पूरा का पूरा जो है हमारी जो रियासत थी जिसके अंदर हमारे डीप स्टेट का हम नाम लेते हैं, जिसके आर्मी वगैरह ये सारी जो डीप स्टेट के अंदर हम कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट, इन लोगों का प्लान था कि दो जो पार्टीज़ हैं, ये ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की पार्टी नून लीग, ये जो है पार्टीज़, इनके मद्दे मुकाबले में कोई और पार्टियाँ नहीं चाहिए जो वाकई जो आवाम का कहीं ना कहीं भला चाहती है, आवाम को वो उनके हकूक़ दे सके और पाकिस्तान की बेहतरी भी हो सके, क्योंकि शायद इस्टेब्लिशमेंट का ये अपना मौक़िफ़ हो कि ये दो पार्टीज़ जो हैं पाकिस्तान के लिए बेहतर काम नहीं कर सकती। तो उन्होंने 2011 से इमरान खान साहब को बढ़ाना शुरू कर दिया और ये जो है ना इनकी पार्टी ऊपर जाती रही। आपने देखा फिर 2014 में जो धरना हुआ, इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में जो धरना दिया, 114 दिनों का शायद धरना था, वो 114 दिन तक जो धरना दिया, उसके अंदर भी बहुत सारा जो रोल था वो इनका ही था। और जब बाद में फिर नवाज शरीफ साहब ने ये पूरा का पूरा मामला जनरल राहील, उस वक्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनको दिखाया कि आपकी कैसे आपके जो है ना DJISI जनरल पाशा थे उस टाइम पे और जनरल ज़हीरुल इस्लाम और जनरल पाशा जो थे, ये सब के सब इमरान खान को पीछे से बैकअप दे रहे कि आप ये सब कुछ करें। तो ये उनको दिखाया कि आप कैसे सिविलियन गवर्नमेंट को अपना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और इनकी वैल्यूज़ को ना अपना डिमोलिश कर रहे हैं। तो ये सारे का सारा मामला हुआ। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर ये मामला बढ़ता गया इनके फ़ौज के, नवाज शरीफ के और फ़ौज के अलावा तो बहुत सारे पहले से रहे हैं, क्योंकि ये आपको पता है कुर्सी की जो जंग होती है इसके अंदर बहुत सारी लड़ाई होती है और असल में तो कुर्सी की जंग के अंदर फातेह तो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को होना चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर कुछ ना कुछ वजूहात की वजह से ये सब कुछ हुआ। तो खैर, तो जब जनरल बाजवा साहब आए थे तो इन लोगों के, जनरल बाजवा भी यही चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर सिविलियन सुप्रीमेसी हो। इस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जो थे नवाज शरीफ साहब को ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते रहे कि आप पनामा लीक्स में आपको पहले ना जो है ना हम नहीं जाने देंगे। उसके बाद डॉन लीक्स का मामला भी था। डॉन लीक्स के अंदर ये हुआ था कि नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि हमारा जो है ना पाकिस्तान जो ये कश्मीर में और दूसरी टेरर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है, कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करना बंद कर दे, क्योंकि इनकी वजह से हम फैटफ में जाते हैं, फैटफ की ग्रे लिस्ट में जाते हैं, तो सब कुछ बंद हो जाना चाहिए। तो ये जो है ना उस टाइम पे ना आर्मी चाहती थी कि अभी इनको फौरी तौर पे बंद ना किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इनसे काम लेते हैं। तो लेकिन ये जो है सारी की सारी मामला जो लीक कर दिया गया और उसके बाद जो है ना इनकी स्वीडन गवर्नमेंट के और इस्टेब्लिशमेंट के बहुत सारे ताल्लुकात ना ख़राब हो गए। तो ये सारे के सारे मामला को जब जनरल बाजवा साहब ने के हाथ में आए, जो जनरल बाजवा साहब तो कहीं ना कहीं वो सिविलियन सुप्रीमेसी चाहते थे, लेकिन फ़ौज के अंदर भी बहुत सारे लोग थे जो कहते थे कि नवाज शरीफ जैसे लोग कैसे मुल्क को ठीक करेंगे। तो पहले से एक बहुत बड़ा विंग चल रहा था जो चाह रहा था कि मुल्क के अंदर जो हुकूमत हो वो
इन दोनों ख़ानदान यानी नवाज़ और ज़रदारी ख़ानदान से निकल के किसी नए बंदे के पास आनी चाहिए, इमरान खान के पास, यानी कि हम कह सकते हैं उनको। तो फिर उसके बाद आपने देखा 2017 में उनको क्लीन चिट भी दे दी गई, सादिक और अमीन का खिताब दे दिया गया इमरान खान के साथ। और फिर जो है फ़ौज ने अपना असल ऑपरेशन शुरू किया। उस टाइम पे जो डीजीसी थे, जिनके अंदर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया जाता है, वो डीजीसी जो थे वो भी ख़ास तौर पर सपोर्ट कर रहे थे। ये सारा का सारा जो आईएसआई का विंग था, ये अपना ये काम कर रहा था कि इस तरह आपने करना है कि जो है ना, जो इलेक्टेबल्स होते हैं, ख़ास तौर पर इलेक्टेबल्स का मतलब जो ना जिनकी सीट्स पक्की होती हैं, जो नेशनल असम्बली के इलेक्शन लड़ते हैं ना एमएनए की सीट का, वो उनकी सीट्स लेट्स सपोज काफ़ी लोग इतने वो होते हैं, उनका असर और रसूख इतना ज़्यादा होता है कि वो उनकी सीट पक्की होती है, वो इलेक्शन में खड़े होते हैं और उनकी सीट पक्की होती है। जैसे पीर फ़कीर आपने देखे, पीर वगैरह और इस तरह के काफ़ी बड़े-बड़े सनती लोग, ये इनकी अक्सर सीट्स होती गाँव वगैरह में इनकी पक्की होती हैं। तो इस तरह के लोगों को फ़ोर्स किया गया कि आप ना इमरान खान के साथ ना जुड़ें, और उसके बाद जो है ना इनको 2018 के इलेक्शन में ना इमरान खान की पार्टी जो है ना, वो भी उस टाइम पे मेरा ख्याल तो यही है कि 2018 में नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद उस टाइम पे क्लियर मेजॉरिटी के साथ इमरान खान की पार्टी टॉप पर थी। लेकिन इनको क्या कहते हैं, फिर भी मदद फराहम की गई, और उसके बाद 2018 के इलेक्शंस के अंदर फिर इमरान खान की पार्टी जो है उसको एक विन तो दिलवाएगी, लेकिन विन भी ऐसी दिलवाएगी कि उसके अंदर जो क्लियर मेजॉरिटी है वो इस पार्टी को नहीं दिलवाएगी। तो क्लियर मेजॉरिटी ना होने की वजह से फिर ये 2018 में जब ये आए हैं इमरान खान साहब, इनको बहुत ज़्यादा पीछे से हाथ बैकअप दिया गया कि आप काम करें। लेकिन पावर जो था 2 जगह पर था उस टाइम पे, एक तो हमारे रावलपिंडी में, दूसरा इस्लामाबाद में। आप समझ ही गए हैं कि रावलपिंडी में कौन सब कुछ करता था। रावलपिंडी के अंदर बैठ के देखें, वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी के बड़े-बड़े जो लोग थे, जो आपके होते हैं चीफ सेक्रेटरीज़ वगैरह, उनको भी बुलाया जाता था और अपने सामने वो ख़ास तौर पे इंटरव्यूज़ लेते थे जी जनरल बाजवा साहब। और उसके अलावा हमारी जो जितने बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उनको बुलाया जाता था, और बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट के साथ मुल्क के मामला डिस्कस किए जाते थे। हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी जो है उसके अंदर ख़ास तौर पर अगर इंडिया के साथ, चाइना के साथ और अमेरिका के साथ, तो ये बहुत पहले से ही आर्मी का रोल बहुत ज़्यादा इसके अंदर मौजूद है। लेकिन उसके अंदर ये सारा का सारा रोल बढ़ गया। और उसके बाद जी अक्सर ये बातें भी सुनने में आई कि अक्सर इमरान खान साहब ने कहीं ना कहीं मामलात को गलत करके आ जाते हैं, तो जनरल बाजवा साहब को भेजना पड़ता है, ये मामलात को करेक्ट करके आते हैं। इस तरह के मामलात भी चलते रहे, लेकिन जो आर्मी का रोल था कम होना चाहिए था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। अब बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स को बंद कर दिया गया। आपने देखा कि जियो न्यूज़ के ऊपर ये स्टोरी चली थी उमर चीमा साहब की, कि जो है ना आर्मी जो 18वीं तरमीम है, 18th अमेंडमेंट जो है, वो पीटीआई की गवर्नमेंट चाहती थी कि ये 18th अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए। तो जो उमर चीमा साहब की स्टोरी थी उसके अंदर ये था कि 18th अमेंडमेंट की वजह से कुछ ना कुछ रोल आर्मी का कम हो गया है, और ना कुछ जो है ना अदलिया, उसका भी रोल कम हुआ है। तो लेकिन जो है आर्मी ने ये सारी की सारी समझा कि हमारे खिलाफ ये सारी की सारी साजिश चल रही है, उन्होंने जियो न्यूज़ को बंद कर दिया। उसके बाद आपने देखा सहाफ़ियों को कैसे कैसे उठाया गया, असद तूर साहब को घर में मारा गया, और उसके बाद आपने देखा मतीलो जान को उठाया गया। उसके अलावा और भी बहुत सारे सहाफ़ी हैं। मिसिंग पर्सनस का जो मामला था वो कम नहीं हो सका। मुल्क के अंदर काफ़ी मामला जो जनरल बाजवा साहब ने ना और ख़राब किए। लेकिन काफ़ी लोग इनको बहुत ज़्यादा जो हक़ में कहते हैं कि इन्होंने रद्दुल फ़साद का जो ऑपरेशन था वो इन्होंने स्टार्ट किया था। असल में वो तो ज़रबे अज़ब जो हमारा ऑपरेशन चल रहा था उसी का कंटिन्यूशन थी, उसी के अंदर इन्होंने बढ़ोतरी की। और ये बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन नहीं था। पिछले दिनों जब ये अपनी आखिरी स्पीच देने लगे थे बाजवा साहब, तो उस टाइम पे पीटीवी की एंकर कहने लगी कि आपको हमेशा याद रखा जाएगा, बहुत बड़े-बड़े अल्फाज़ में। ये कोई मेरे ख्याल में कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर देखा जाए तो ये मामला जो है जनरल बाजवा साहब ने ठीक करने की कोशिश भी की होगी, लेकिन वो अपने आप में इस मामले को ठीक। इस्टेब्लिशमेंट की असल लड़ाई स्टार्ट हुई है अक्टूबर 2021 में, जब उस वक्त डीजी आईएसआई जो थे उस टाइम पे जनरल फैज़ हमीद साहब, उनको हटाकर जनरल नदीम अंजुम को डीजी आईएसआई बनाया गया। तो जिसके ऊपर इमरान खान साहब से मुशावरत भी नहीं की गई। तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर बहुत सारा शोर मचाने की कोशिश की कि मुझसे पूछे बगैर कैसे हो सकता है, क्योंकि जनरल बाजवा साहब कह रहे थे कि अगर जो है आपने किसी को आर्मी चीफ बनाना है तो उसके लिए किसी कोर की कमांड करना ज़रूरी होती है। कि तो आप लेट्स सपोज जितने भी हमारे लेफ्टिनेंट जनरल्स वगैरह होते हैं किसी ना किसी कोर की कमांड कर चुके होते हैं। जैसे आप चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, हमारी चीफ ऑफ जनरल जो है ना, जो मिसाल के तौर पर देखा जाए तो हमारी जो होते हैं ना पेशावर कोर है, हमारी रावलपिंडी कोर है, इनकी कमांड करना ज़रूरी होता है। उसके बाद ही कोई है जो है वो आर्मी चीफ बन सकता है। तो उस टाइम पे जनरल फैज़ हमीद ने कोई भी कोर कमांड नहीं की थी। तो इमरान खान से उनको रोकना चाह रहे थे। तो ये सब के सब लड़ाई आगे गई, महीना तक इसके ऊपर डिले होता रहा। उसके बाद आखिरकार लेफ्टिनेंट जनरल
नदीम अंजुम साहब को ही DGISI कंटिन्यू करवाया गया, लेकिन इमरान खान साहब की और उस टाइम पे इस्टेब्लिशमेंट की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो चुकी थी और इस्टेब्लिशमेंट के ज़हन में भी ये बात आ चुकी थी कि जो हम इनसे एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हुए थे कि हमारे मुल्क को शायद कुछ ना कुछ अच्छी हो जाएगी। आपको पता है नौजवानों को किस तरह मैनिपुलेट किया जाता है, मैं भी उनमें शामिल होता हूँ। शायद अभी भी हम लोग कहीं ना कहीं बाकी लोगों से इमरान खान साहब को बेहतर ही समझते हैं, लेकिन तो देखा जाए तो इसके अंदर जो जो ख्वाब दिखाए गए थे, जो वादे किए गए थे, उसमें से कुछ भी इतना खास पूरा नहीं हो सका। उसके अंदर बहुत सारे हालात के भी फैक्टर्स को देखा जा सकता है। हमारे मुल्क के अंदर कोरोना रहा है और बाकी अफगानिस्तान के अवामल और बड़े से बहुत बड़े अवामल थे, और बाद में जो ये रशिया का यूक्रेन वाला मामला हुआ, इसके बाद मेरे ख्याल में इसको सबको कंट्रोल करना इतना आसान भी नहीं था। लेकिन जो भी मामला था, जितने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए थे, उसके लिहाज से तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो सका। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ने उस टाइम पे फैसला किया कि उनके पास जो एक ऑप्शन मौजूद है, जो एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अच्छा काम करता रहा है, जिसको आम लुत्फ जो है आम अल्फाज में इमरान खान साहब जूते पॉलिश करने वाला और चेरी ब्लॉसम कहते रहे हैं, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनको ट्राई करके देखते हैं। तो उसको ट्राई करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत सारी जो पार्टीज उनको मिलाया आपस में, पीपल्स पार्टी, नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम और बाकी जितनी भी पार्टीज़ हैं उनको सबको साथ मिलाया गया, चूचू का मुरब्बा बनाया गया, जिनके इख्तलाफात आपस में बहुत ज़्यादा थे, जिनको अपने जो एक दूसरे को कबूल नहीं करते थे, जो कहते थे मैं तुम्हें सड़कों पर जलील करूँगा, मैं ये कर दूँगा, वो सब के सब लोग आपस में साथ बैठे और सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब को ना अपना प्राइम मिनिस्टर बनवा लेंगे। और इसके अंदर सारा कुछ मामला हुआ। तो फिर जनरल जो बाजवा साहब का इसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल रहा है, और इमरान खान साहब जो समझते थे कि मेरे बाजवा साहब मेरे साथ रहते हैं, हर काम में मेरी मदद करते हैं, हम लोग भाई भाई की तरह हैं। आप कभी भी देख लीजिएगा, इनको बहुत ज़्यादा दोस्ती होती थी आपस में, सबके सब काम मिल के होते थे। तो ये कैसे हो सकता है? इमरान खान साहब बहुत परेशान रहते थे इस बारे में कि मेरे साथ हुआ क्या है, मेरे साथ हाथ क्या हुआ है, न्यूट्रल्स ने क्या कर दिया, न्यूट्रल्स मेरी हुकूमत को रोक तो सकते थे ना, मेरी ये कम अज़ कम इनसे तो मैं बहुत बेहतर था, ये इनको चोरों को। इमरान खान साहब दिली तौर पर बहुत ज़्यादा हर्ट हुए इस मामले से। तो ये मामला जो है आवाम के अंदर भी ये फिर सरायत कर गया और आवाम के अंदर फैलता गया, और इमरान खान की साहब की वजह से जो है जनरल बाजवा साहब के खिलाफ जो कैंपेन थी वो बढ़ती गई। फिर इनको मीर जाफ़र कहा गया, मीर सादिक किया गया, और उसके बाद जो है ये मामला तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी बढ़े कि जनरल बाजवा साहब ने जो मौजूदा दौर में जितने भी एंकर्स थे उनके अंदर कोई भी अच्छा रोल इन्होंने नहीं निभाया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो इमरान रियाज साहब के साथ हुआ, जो याज मीर साहब जैसे बड़े लोग बंदे को मारा गया, जो अब इवन के अरशद शरीफ साहब की जो डेथ है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट का रोल ही कहा जाता है। तो और इसके अलावा देखा जाए तो मुल्क के अंदर जितनी सेंसरशिप लगाई गई, एयरवाई को बंद कर दिया गया, बोल को बंद कर दिया गया, और जितने न्यूज़ चैनल्स के साथ सब कुछ क्या हो रहा है, हमारे मुल्क के जितने बड़े बड़े जो एंकर्स हैं वो सब के सब लोग मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। ये मुल्क के अंदर जो है ना एक किस्म की अफरा तफरी फैल गई। मुल्क के अंदर से जो बाहर से ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI वो कम हो गई। पाकिस्तान के अंदर मुझे जो इस टाइम पे बेड़ा गर्क हो गया, और ये सब के सब जो है ना कहीं जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिनको अब हम कहेंगे, वो अमेरिका से पड़े हुए थे खुद भी, तो अमेरिका की तरफ कहीं ना कहीं इनका झुकाव था। तो और जो रीजन की कनेक्टिविटी थी उनको सबको इग्नोर किया गया। हमारी जो है जो रशिया के साथ ताल्लुकात, इवन कि हमारा जो है ना नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसके अंदर ना हम लोग अपनी जो है ना हमारे जो नेशनल गोल्स हैं उनको कैसे अचीव करना, वो क्या क्या होंगे, इस तरह की सारी पॉलिसी होती है। इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो उसको कंप्रोमाइज़ करके सब कुछ किया गया, और उस टाइम पे फिर शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो उसके बाद जो है ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ते गए और मामला जो है फिर यहाँ तक हो गए। और जो बाजवा साहब ने इतना कुछ किया तो फौज के अंदर भी बहुत सारे जो लोग थे वो चाहते थे कि हम लोग जो है ना ए पोलिटिकल तो अगर काम करें, लेकिन बाजवा साहब ए पोलिटिकल खुद नहीं थे। जो जस्टिस थे जितने भी जो है हमारे जो चीफ जस्टिस वगैरह हुए उनके ऊपर प्रेशर करके हमारे मुल्क के फैसले को मैनिपुलेट करवाना, मुल्क के अंदर हर किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करना, अपने आप को खुदा समझना, वो ये शायद भूल बैठे थे कि ऑर्डिनरी इंसान थे वो खुद। यानी कि अब देखें मिसाल के तौर पे कोई होता है शख्स कंपैटिबल होता है किसी काम के लिए, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी की पर्सनैलिटी होती है, जैसे कहा जाता है कि भुट्टो साहब की थी, इवन कि मुशर्रफ साहब की, इमरान खान साहब को भी करिस्मेटिक लीडर के तौर पर पेश किया जाता है। लेकिन ये कोई भी चीज़ें बाजवा साहब के साथ नहीं थी। तो जब तक वो कुर्सी पर बैठे हुए थे, उनके हाथ में छड़ी थी, मैजिक स्टिक थी, तो तब तक तो सब लोग उनको जी हजूर कह के पुकारते थे। जैसे ही वो गए उस दिन से फिर हमारे साथ जो हुआ, तो ओवरऑल इन सबको कंपाइल किया जाए, इन सबको कंक्लूड किया जाए तो कहना पड़ेगा कि जनरल बाजवा साहब का दौर पाकिस्तान के लिए शायद बेहतर नहीं रहा। अब जो है हमारे मुल्क के अंदर
देखा ये बहुत ज़्यादा ना एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब जो किसी भी बंदे को आर्मी चीफ बनाना चाहिए तो पीछे से देखना चाहिए कि आर्मी के अंदर ना एक सीजीएस होता है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, ये ना होता है, ये ना सारे के सारे जो है ना जो आर्मी के अंदर ऑपरेशंस होती हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस और उसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस और इस तरह की जितनी जितनी होती है ना, इवन के ISPR और बाकी जितने भी काम हो रहे थे आर्मी के अंदर सबको कंट्रोल करता है। यानी कि वो अपना वाइस समझ लें, वाइस ना आर्मी चीफ होता है, तो वो सब कुछ कंट्रोल करता है। तो वो जो वाइस आर्मी चीफ होता है उन्हीं को मेरे ख्याल में कंटिन्यू करवाना चाहिए एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, क्योंकि वो आर्मी के अंदर सारी की सारी हायरार्की को जान चुकी होती हैं, आर्मी कैसे काम करती है वो सब चीज़ों को जान चुकी होती हैं। तो इस टाइम पे भी जो CGS थे उसके अंदर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और लेफ्टिनेंट जनरल इनका नाम अज़र अब्बास साहब, ये थे इस टाइम पे CGS। लेकिन इन दोनों में से किसी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बनाया गया, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। ये भी जो है ना, चले इस बार ये पहले भी काम कर चुके हैं मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ तौर पर, ये हम अच्छे फ्यूचर की तरफ एक किस्म का कदम रखने की उम्मीद रखते हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मिलिट्री का बिल्कुल भी रोल ख़त्म हो जाना चाहिए। हमारे जो है ना पॉलिटिशियंस को काम करना चाहिए, 5 साल हर पॉलिटिशियन को मिलने चाहिए और वो 5 साल बाद पता चलना चाहिए हुकूमत जो है ना वो किसी भी आर्टिफिशियल वे में नहीं गिरानी चाहिए, और ना नेचुरली जो है ना प्रोसेस जैसे इंडिया में होता है बाकी कंट्रीज़ में, हम लोग आज बहुत पीछे जा चुके हैं। हम इस बारे में बहुत सारी डिटेल में हमारी होगी बात कि हम लोग हर लिहाज से समझने के ना इतना मुकाम आ चुका है कि लोग जो है ना बस कहते हैं पाकिस्तान छोड़ दिया जाए, बस पाकिस्तान छोड़ दिया जाए, हमारे इधर बस निकल जाऊँ किसी ना किसी इस तरीके से ना। मैं हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया वगैरह, वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं और हम लोग कहाँ अभी वहीं पर इन मामलों में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया कहाँ कहाँ पर पहुँची हुई है। तो मैं अब इस बारे में कभी डिटेल में हम बात करेंगे। तो मैं तो जनरल बाजवा साहब को अगर 10 में से मार्क्स देने हो, सच्ची बता रहा हूँ, तो अपने दिल से मैं उनको 4 मार्क्स दूंगा। मैं उनके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, ना उन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ थी वो उनको पूरा करने की कोशिश नहीं की, इधर उधर के मामला में ज़्यादा लगे रहे, लेकिन जो उनकी अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनको पूरा करने की उन्होंने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। तो मैं जनरल बाजवा साहब आपको कहूँगा कि ये मिसाल है हमारी जो है ना, आप मिसाल है हमारी पूरी की पूरी कौम और आर्मी के लिए कि अगर जो है कोई इंसान वो अच्छा काम नहीं करेगा तो उसको कैसे अल्फाज में याद रखा जाएगा। तो मैं इसी होप के साथ ये वीडियो का इख्तिताम करूँगा कि हमारे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सारे फैसले हों और जनरल आसिम मुनीर साहब इनके नक्शे कदम पर कभी अमल ना करें। और अगर आप इस चैनल पर नए थे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और मैं नेक्स्ट वीडियोस कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर लेके आऊँ, ताकि ना हमारी नौजवान नस्ल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आजकल डिस्पेयर में जो नज़र आती है वो कुछ ना कुछ उम्मीद के साथ नए फ्यूचर का खुशामदीद कह सकें।